अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप लोगों के? खैरियत से हैं? आई होप कि आप तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। आज हम अपना लेक्चर नंबर 8 शुरू करने लगे हैं और आज की क्लास में हमने साइंस के हवाले से इस हवाले से बात करनी है कि साइंस आज कहाँ खड़ी है। हाइड्रोपोनिक्स एंड एरोपोनिक्स ये टेक्नोलॉजीज़ और इस तरह की जो मॉडर्न फार्मिंग की के तरीक़ेकार आज कल इंट्रोड्यूस हो चुके हैं, उसके हवाले से हम बात करेंगे। तो सबसे पहली बात, वी विल डिस्कस अबाउट मॉडर्न फार्मिंग एंड इट्स इम्पोर्टेंस इन दिस मॉडर्न एरा। इसके बारे में बात करेंगे और हमने थिंक टैंक करना है जो कि पेज नंबर 16 पर मौजूद है। तो देखिए, आप इस तरह से आपके देखने के इत्तेफाक हुए होंगे। तो इसमें इस तरह का कि कम जगह के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स को ग्रो करवाना, ठीक है, और जितनी प्लांट्स को ज़रूरत है वाटर की या न्यूट्रिएंट्स की या मिनरल्स की, उतना ही उनको प्रोवाइड करना, उससे ज़्यादा, चूँकि वो वेस्ट होता है तो उसको बचा लेना। तो इस तरह की फार्मिंग करना और कंट्रोल्ड लाइट के साथ, कंट्रोल्ड अमाउंट ऑफ सप्लाइंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स के साथ, ये सारी चीज़ें आपकी मॉडर्न फार्मिंग्स में आती हैं। इसमें इसकी बहुत ज़्यादा डिटेल्स हैं कि इसमें इसकी डिटेल्स के बारे में और इसके बारे में मज़ीद रिसर्च आप लोगों को करनी है इसके हवाले से, ठीक है। तो एक ट्राई इट आउट है जिसको हम देखते हैं और इसके जवाबात आप लोग अभी ग्रुप में यानी कि डिस्कशन सेशन के दौरान आप लोग बताइएगा कि डिसाइड द एम ऑफ़ योर इन्वेस्टिगेशन क्या है। कि दो तरह के फर्टिलाइज़र्स हैं। How different brands or types of fertilizers affect plant growth. Use these guidelines to help you decide on the aim of your investigation. Is organic or chemical better for plant growth, or is brand A or brand B of NPK fertilizers better for plant growth? ठीक है, NPK फर्टिलाइज़र्स का मैंने आपको कहा था कि आप बताइएगा उसका क्या मतलब है, ठीक है। हाउ आर यू गोइंग टू मेजर और ऑब्जर्व प्लांट ग्रोथ, ठीक है, किस तरह आप मेजर करेंगे अपने प्लांट ग्रोथ को। वन वेज टू मेजर द इंक्रीज़ इन हाइट और द मास ऑफ द प्लांट ग्रोथ को किस तरह ऑब्जर्व करेंगे कि यह कर सकते हैं। व्हाट वेरिएबल्स वुड यू चेंज, क्या वेरिएबल्स आप चेंज कर सकते हैं। एंड व्हाट वेरिएबल्स वुड यू कीप द सेम, और कौन से वेरिएबल्स को आप सेम रखेंगे। वेरिएबल्स का मतलब जो चीज़ उस पर अफेक्ट करती है किसी भी चीज़ को बढ़ने में या उसकी ग्रोथ में या उसकी लाइफ के ऊपर किसी भी तरह अफेक्ट करे, उसको आप फैक्टर या वेरिएबल बोलते हैं। तो कौन सा वेरिएबल आप उसको चेंज करेंगे, यानी कि चेंज और उसको सेम रखेंगे, इसके बारे में आपने डिस्कस करना है। हाउ वुड यू रिकॉर्ड एंड प्रेजेंट योर ऑब्जर्वेशंस और मेजरमेंट्स, आप किस तरह अपनी ऑब्जर्वेशंस को और अपने मेजरमेंट्स को प्रेजेंट करेंगे और रिकॉर्ड करेंगे, इसके बारे में आप बताइएगा। उसके बाद हम बात करते हैं कि ऑर्गेनिक फूड के हवाले से। देखिए, ऑर्गेनिक फूड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस हवाले से कि ऑर्गेनिक फूड वो जो कि बराह रास्त आपको नेचुरल फार्मिंग से मिलती है। नेचुरल फार्मिंग से मुराद ये है कि हम उसको कोई ख़ास तौर पर फर्टिलाइज़र्स नहीं देते, ठीक है। और हम उसको यानी कि हम ये कह लें कि डेंस फॉरेस्ट जो होते हैं, जहाँ पे बहुत ज़्यादा घने जंगलात होते हैं, वहाँ पर फल या सब्ज़ियाँ या इस तरह की जो भी चीज़ जो हम ग़िज़ा के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, वो जब वो प्लांट्स में लगती हैं, ठीक है, तो वो बिल्कुल ज़्यादा और बहुत ज़्यादा नेचुरल होती हैं, तो वो ऑर्गेनिक फूड्स कहलाती हैं, ठीक है। अब ऑर्गेनिक फूड या फिर जो हमने बात की कि फर्टिलाइज़र्स, ठीक है, या फिर हम बात करेंगे कि देखिए इस तरह के कुछ मसाइल का सामना करना पड़ता है, ठीक है, जिसकी वजह से हमें
पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करना पड़ता है, ठीक है। उसके इस्तेमाल की वजह से जो कीड़े हैं, कीड़े मकोड़े जो कि फसल को या पौधों को ख़राब करने का या उनको खा जाने का बाइस बनते हैं, वो तो मर जाते हैं, लेकिन उसकी वजह से प्लांट ग्रोथ के ऊपर भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है और प्लांट ग्रोथ ठीक तरह नहीं हो पाती। उसके साथ साथ प्लांट्स के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स, इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए, वो भी प्लांट के अंदर नहीं होते। इससे भी बहुत ज़्यादा हमें नुकसान पहुंचता है। यानी कि जो हमारी ग़िज़ा है वो फिर मुकम्मल तौर पे ऑर्गेनिक फूड नहीं कहलाती। इसी तरह फिर अब हम आगे बात करते हैं कि थिंक टैंक, जो कि आपकी बुक में लास्ट पेज पर मौजूद है, ठीक है, रिव्यू क्वेश्चंस के फ़ौरन बाद। तो उसमें आपको ये दो पिक्चर्स दी हुई हैं, देखें। ये आपके पास दो एक्सिस होते हैं, एक पर इंटेंसिटी ऑफ लाइट ली गई है, यानी कि कितनी शिद्दत की रोशनी आ रही है, और रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस लिया गया है, और दूसरे में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन और रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस लिया गया है। तो लाइट की इंटेंसिटी बढ़ती है, जैसे जैसे लाइट की इंटेंसिटी बढ़ रही है, आप देख रहे हैं कि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ रहा है, ठीक है, वर्टिकली। और अगर एक वक्त ऐसा आता है कि ये बिल्कुल पैरेलल हो रही है, यानी कि पैरेलल टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, अब जितनी मर्जी इंटेंसिटी बढ़ती जाए, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस नहीं बढ़ रहा, इसका मतलब एक पॉइंट पे आके सैचुरेशन लेवल आ जाता है। सैचुरेशन मतलब ये होता है कि आप जितनी मर्जी आप इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ा लें, आपका रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इस रेट से, यानी कि एक ख़ास रेट से ज़्यादा नहीं बढ़ सकता, ठीक है। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन है, जैसे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ेगा। लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा यहाँ के बाद, जब ये ग्राफ पैरेलल होना शुरू हो जाएगा, ठीक है, इस एक्सिस के साथ। इसका मतलब जितनी मर्जी कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन हम बढ़ा लें, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस या ये जो फोटोसिंथेसिस का जो अमल है, उसकी जो स्पीड है वो ज़्यादा बढ़ेगी नहीं। तो दो सवाल आपसे पूछे हुए हैं, फ्रॉम द ग्राफ इन्फेर टू फैक्टर्स दैट अफेक्ट द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो दो फैक्टर्स हैं, एक इंटेंसिटी ऑफ लाइट है, एक कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन है, ठीक है, ये दोनों अफेक्ट करते हैं। इसका जवाब यही है। सजेस्ट वाई बोथ ग्राफ्स बिकम ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल आफ्टर द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीजेज टू अ सर्टेन लेवल। एक ख़ास लेवल तक बढ़ने के बाद उसका जो ग्राफ है वो पैरेलल क्यों हो जाता है, ठीक है, इसके बारे में भी आपने बताना है। तो इस वजह से हो जाता है कि एक ख़ास लेवल पे जाके सैचुरेशन लेवल आपका अचीव हो जाता है, और उसके बाद वो फिर अपने उस रेट से ज़्यादा वो काम नहीं कर सकता। मिसाल के तौर पर एक गाड़ी है, ठीक है, उस गाड़ी को हम एक्सेलरेट करते हैं, एक ख़ास स्पीड होती है, मिसाल के तौर पे 100 किलोमीटर पर आवर पे या 120 किलोमीटर पर आवर पे जाके, अब उससे ज़्यादा वो स्पीड नहीं बढ़ा सकती, यानी कि आप जितनी मर्ज़ी उसको आप एक्सेलरेट कर लें, उसके बाद फिर वो मज़ीद अपनी स्पीड को, तो वो इसका मतलब ये है कि उसका सैचुरेशन लेवल आगे है, अब गाड़ी की स्पीड इससे ज़्यादा मज़ीद नहीं बढ़ सकती, ओके। उसके बाद सजेस्ट टू एडवांटेजेस ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स यूजिंग हाइड्रोपोनिक्स एंड एरोपोनिक्स। देखें, हाइड्रोपोनिक्स एंड एरोपोनिक्स प्लांट्स के ऊपर अभी हमने डिस्कशन किया, जिस पर अभी हम मज़ीद डिस्कशन भी करेंगे। कि देखें, हाइड्रोपोनिक्स वो प्लांट्स होते हैं जिनकी रूट्स को हम ऐसे पानी में या ऐसे वाटर में डबो के रखते हैं जो कि रिच इन मिनरल होता है, ठीक है, यानी कि ऐसे वाटर में उनको जब जस्ट करते, ज़रूरी नहीं है कि प्लांट को सॉइल में ही रखा जाए। प्लांट की ग्रोथ के कई तरीके हैं, जो अब आजकल ये मॉडर्न फार्मिंग है, जिसमें आर्टिफिशियल तरीके से कह लें हम कि मखसूस, मतलब जो नेचुरली तरीका है उसके अलावा उससे हटकर, अगर चूँकि हम काम करें इसलिए हम उसको आर्टिफिशियल बोल रहे हैं, तो इसमें हम उसकी रूट्स को रखते हैं इन वाटर, ठीक है, और कंट्रोल्ड वे में टाइम टू टाइम उसके अंदर से वो पास करवाते हैं, ताकि प्लांट उस वक्त उसको ग्रो करता है, उसको एब्जॉर्ब करता है, और एक सर्टेन अमाउंट ऑफ सनलाइट जो है उसको पड़ती रहती है मुसलसल प्लांट्स को, ठीक है, और उसके बाद का एक ख़ास अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोवाइड की जाती है उस हाउस या शेल्टर के अंदर जहाँ पे वो प्लांट्स रखे हुए हैं। और एरोपोनिक्स प्लांट वो होते हैं जो कि जिनको हम वक्तन फ़वक्तन शावर करते हैं, यानी कि उनको मिनरल वाटर का, सॉल्ट वाटर का जो है, उनको हम उनकी रूट्स पे हम शावर करते हैं एयर की मदद से, ठीक है, जैसे स्प्रे होता है तो टाइम टू टाइम, तो इस तरह हम इसको ग्रो करते हैं। तो इनके क्या दो फ़वाइद हैं? देखें, इनके कई फ़वाइद हो सकते हैं। एक तो कम जगह के ऊपर हम ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं, कम वक्त के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं। इसी तरह ये है कि हमारा जो वेस्टेज है, यानी कि बहुत ज़्यादा मकदार में जो वेस्ट होता है मिनरल्स का और वाटर का, वो नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरह के बहुत से फ़वाइद हैं जो कि मॉडर्न फार्मिंग के हैं। अब हम अपनी डिस्कशन में इसको मज़ीद कंटिन्यू करते हैं। तो आज की क्लास में हमने ये चीज़ें पढ़ी हैं।
और काम कंप्लीट करें और थिंक टैंक को कंप्लीट कीजिएगा। ये आपका होमवर्क है, इसको नोट कर लें। जज़ाकल्लाह। डिस्कशन की तरफ चलते हैं।